नमः। अज्ञानान्तस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वे कृपया निशब्द भवतु, जब बोलना है तभी अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लीजिएगा। तो देखिए, आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे लिट लकार। लिट लकार कैसे बनता है, ठीक है। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है जी। तो परोक्ष लिट अर्थात अक्षरः परः परोक्षः। अक्षरः मतलब जो आंखों से जो परे हो, आंखों से जो परे मतलब जो हम लोगों ने नहीं देखा, बहुत पहले समय की बात है। ऐसा जो हमारी इंद्रियों से ना देखा गया हो, मतलब बहुत पहले की बात है। जैसे मतलब कहते हैं कि कोई व्यक्ति कम से कम 100-150 साल पहले की बात बता रहा हो, तो उसके लिए मतलब हम लोग कहते हैं ऐसे, या फिर उससे पहले की बात हो तो हम लोग कहते हैं परोक्ष लिट। हमारी आंखों से जो देखा ना गया हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परोक्ष, मतलब कि लिट लगाकर प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके बाद ऐसे काफी सारे अर्थ रहेंगे हमारे पास कि इन अर्थों में ये धातु ये करना है, इन अर्थों में ये करने हैं, इस प्रकार हम ये सब पढ़ेंगे। पर हमारा जो मेन है परोक्ष लिट है। परोक्ष में कौन सा लिट लकार होता है? अब देखिए, अब हम सर्वप्रथम पंचउपांग करेंगे लिट लकार में। लिट लकार में सबसे पहले पंचउपांग क्या है हमारा? प्रत्यादेश। सबसे पहले हम प्रत्यय बनाएंगे कि लिट लकार में प्रत्यय क्या बनते हैं। अब हम सबसे पहले गए हम किसमें? सबसे पहले हम मूल प्रत्यय ले लेते हैं। हम कुछ प्रत्यय ले लेते हैं, पहले उन प्रत्ययों को बनाएंगे तभी हम बात को स्टार्ट करेंगे। भी चेंज हो। अब देखिए, सबसे पहले प्रत्यय क्या आता है? तिप, तस, जी, झी, टिप थस थ सिप, थस थ मिप थस, पस मस था, मिप पस मस मिप, वस मस वस, मस। मस। सूत्र आया आपका, देखिए सूत्र, अगला सूत्र आया आपका। क्या सूत्र है आपका? परस्मै पदानाम, परस्मै पदानाम अर्थात परस्मै पद में, परस्मै पदों को, क्या परस्मै पदों को, किसके परस्मै पदों को? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब कहना क्या जा रहे हैं परस्मै पदों? ये बस कह रहे हैं परस्मै पद को, किसके परस्मै पद को? लट के परस्मै पदों को या लिट के परस्मै पदों को, किसके परस्मै पदों को? तो हमने जब सूत्र क्रम से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? देखिएगा, मनीष महोदय कौन से पेज पर है ये प्रत्यादेश? ये आपको 531 पे सेकंड पार्ट। हाँ, 531। यस, 531। एकोनविंश पाठ, सेकंड पार्ट। यू मीन टू से रचना कौमुदी वाला? नहीं नहीं नहीं, नहीं, रचना कौमुदी नहीं है मानिक जी, आज लिट लकार है। लिट लकार पड़ा। ओके ओके, थैंक यू। रजबोध का द्वितीय पार्ट। जी जी। तो देखिए, अब देखिए महोदय, पहला सूत्र अगर क्रम से देखा जाए तो क्रम से पहला सूत्र है लिटस तजयो रेशिरेच और परस्मै पदानाम नलतु सुस्थलतु षडन ममा। तो अगर क्रम से देखा जाए तो पहले लिटस तजयो रेशिरेच पढ़ना चाहिए। तो लिटस तजयो रेशिरेच क्या कहता है? ये कहता है, दोनों सूत्रों का अर्थ देख लेते हैं पहले, लेकिन घटाएंगे पहले परस्मै पदानाम। तो लिटस तजयो रेशिरेच कहता है लिटह अर्थात, लिटह अर्थात लिट लकार के ता और झा को, किसको? और झा को। लिट लकार के ता और झा को एश और इरेच होता है। देखिए,
यहाँ हमने ये कर लिया, हम लोग इसमें वन नोट में हम लोग ये ले लेते हैं। भरत महोदय आए क्या? देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, वहां अपने परस्मै पद के प्रत्यय लिखे थे, हम यहाँ आत्म प्रत्यय लिखे थे। त आताम झ थास आथाम भम इट इट वही महिंग वही वही मही। चलिए अभी इतना हुआ। अब देखिए सूत्र आया, पहले क्या है सूत्र? लिटस तजेयो रेशी रेच। इसने कहा कि लिट लकार के ता और झा के स्थान पर, लिट लकार के ता प्रत्यय और झा प्रत्यय के स्थान पर एश और इरेच होता है। तो दो है, तो ता के स्थान पर एश होगा और झा के स्थान पर इरेच होगा। तो जब हम लोग करने गए तो ता के स्थान में हमने क्या कर दिया? ता को भगा दिया और ता के स्थान पर एश कर दिया। और झा के स्थान पर क्या कर दिया? इरेच। इरे इनमें इत संज्ञा करी तो शा की संज्ञा किसने कर दी? बताइए। हलंत्यम हलंत्यम ने। और चा की सेम हलंत्यम हलंत्यम। ठीक है। और अब आपका बचा क्या बचा? इरे बचा। अब देखिए उसके बाद अब आपको ये पता लगा कि लिटस तजेयो रेशी रेच सूत्र से ही लिट की अनुवृत्ति गई। किसमें गई? लिटस तजेयो रेशी रेच से परस्मै बताना। तो अर्थ क्या बना? लिट लकार के परस्मयी पदी प्रत्ययों को ये णल अतुस उस थल अतुस अ णल बामा ये आदेश होते हैं। इसे समझिएगा, लिट लकार के परस्मयी पदी प्रत्ययों को णल अतुस उस थल अतुस अ णल बामा ये आदेश होते हैं। तो पहले के तीन क्या है? णल अतुस उस। पहले के तीन हम लिख लेते हैं। तो णल अतुस उस। फिर जब देखेंगे दोबारा क्या है आगे? थल अथुस अ। तो थल अथुस अ। फिर देखिए क्या है? दोबारा नल व म। ये जो आदेश करा हमने पूरा का पूरा परस्मी पद कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है। तो देखिए सिप के स्थान पर हम नल करेंगे, तस के स्थान पर अतुस, जी के स्थान पर उस, सिप के स्थान पर थल, ऐसे करके हम कर देंगे सभी में। ठीक है। मिप में नल, बस में व, मस में म। तो अब हमारे प्रत्यय क्या बचे? नल अतुस उस थल अथुस अ नल व और म। ये अब हमारे पास प्रत्यय हैं। ये हमने परस्मै। अब इनमें इत संज्ञा करते हैं। सबसे पहले अब इत संज्ञा करेंगे। अब ये प्रत्यय तो है और इसमें इत संज्ञा भी तो करनी पड़ेगी हमें। तो इत संज्ञा करेंगे तो ला की इत संज्ञा कर दी हलंत्यम ने और रणा की इत संज्ञा कर दी चुटू ने। तो क्या बचेगा हमारे पास? आ बचेगा। अतुस में किसी की भी इत संज्ञा नहीं होगी क्योंकि ये क्या है? ये तिप जी के स्थान पर आदेश हुआ है। किसके स्थान पे हुआ है? जी के स्थान पर। इस कारण से ये जो तिप जी था वो भी विभक्ति था। तो विभक्ति के स्थान पर आदेश हुआ है, इसलिए ये भी विभक्ति है।
तो इस कारण से इसमें न सकार तुष्मा विभक्तो, न तुष्मा न विभक्तो तुष्मा सूत्र के द्वारा इस सूत्र सा की इस संज्ञा नहीं होगी। तो सा को क्या हो जाएगा, सा को विसर्ग हो जाएगा किससे, विसर्जन। जशोरु खरवसाने विसर्जनीय से अतु। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही होगा, थल में ला की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, कि मना करा है तवर्ग सकार और मकार को ही मना करा है, ला को मना नहीं किया है। अतुष में विसर्ग हो जाएगा, ये पहले से ही आ है, नल में भी आ ही बचेगा, वा में भी किसी की संज्ञा नहीं होगी, माँ में भी किसी की संज्ञा। अब देखिए आपके ये प्रत्यय बन गए, आपके ये परस्मैपद के प्रत्यय बन गए। आत्मनेपद में चलते हैं। आत्मनेपद में अभी हमने दो तो बनाए थे और रह रहे हैं अभी। तो एक बात बताइए, ये लिट लकार कैसा लकार है, पहले बताइए कैसा लकार है, तित है, समझिएगा। और मैंने कई बार लिखवा चुका हूं कि तित लकारों को मान करके दो सूत्र तो अवश्य लगते हैं सभी लकारों, आत्मनेपद तेरे, आत्मनेपदानाम तेरे और था सह से। जो लोग नए होंगे सुन रहे होंगे उनको तो नहीं पता रहेगा, तो केवल सुनिए, केवल आगे चल के जब कभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो आत्मनेपदानाम तेरे से हम क्या कर देंगे, हमारा टी भाग अर्थात आताम में जो आम है उसको ए कर देंगे, तो क्या बनेगा, आते आते। फिर थासह से, पूरे थास को कंप्लीट चेंज कर देंगे, किसमें, से। आथा में इसको आम को कर देंगे आथे, पदाम तेरे से। तो अब ध्वम में म है, अम है, इसको भी ए कर देंगे, अम को। एक में टाकी हलंतम से इतना करिए और ई को क्या कर दिया, ए कर दिया। वही है, वही के ई को भी ए करके वही, और मही की ई को भी करके मही। ये हमारे प्रत्यय बन के तैयार हो गए। हमने कितने सूत्र का प्रयोग किया, केवल 4 सूत्रों का, केवल हमने 4 सूत्रों का प्रयोग किया। कैसे किया, 2 तो हमारे सामान्य सूत्र है, तित आत्मनेपद, देखिए इधर देखिए क्रम से चार्ट में, तित आत्मनेपदानाम तेरे और था सह से, ये दोनों तो हमारे कैसे हैं, सभी तित लकारों में लगते हैं और आत्मनेपद में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आत्म। लिटस तजयो रेशी रेच, ये सूत्र यहाँ से लिट लकार में लगने वाले प्रत्यय स्टार्ट हो गए। तो लिटस तजयो रेशी रेच और परस्मैपदानाम इस तरह, ये 4 सूत्रों के द्वारा हमने प्रत्यय आदेश कंप्लीट कर लिया। तो प्रत्यादेश कंप्लीट करने के बाद भी देखिए, ये आत औ नलह को भी समझेंगे, पर लेकिन पहले इतना समझिए, यहाँ एक प्रिंटिंग एरर है, 81 होना चाहिए, 89 लिखा है सूत्र नंबर। अच्छा, कहाँ पर लेटेस्ट यहाँ लेटेस्ट जो, हाँ ये 81 है, 81 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। मेरे पास भी पेन नहीं है, नहीं तो मैं कर लेता भी बैठ। महोदय मैं क्षम्यता देर से आई, आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं ये आप सभी को सूचित कर दिया जाता है कि ये लिट लकार पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कौन सी बुक है, सहजबोध पार्ट 2 और पेज नंबर 530 से स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग 532 पे है जी। ओके, धन्यवाद। जो रचनानुवाद कौमुदी कक्षा है वो अभी शनिवार को होगी, संडे को फिर से लेट इसी की कक्षा होगी, ठीक है। तो अब देखिए आप सभी लोग, किरणल अतुस उस थल अतुस आरणल वामा, ये प्रत्यय हमारे बनकर तैयार हो गए। सिर्फ इतने सूत्र मैंने जो आपको बताए, इतनी देर में आप देखेंगे तो आपको प्रत्यय बनाने आ जाएंगे। अब जब हमने प्रत्यय बना लिए, तब हमसे हम ये सोचते हैं कि यार ये हमारे प्रत्यय हैं कैसे, सार धातुक है या आर्ध धातुक। तो कह रहे इनमें तो हम कोई ऐसा आर्ध धातुक वो भी नहीं लगा रहे शब्द,
जैसे कि मतलब हमने पहले वालों में लगाया था, जैसे स या तास, या जो स और तास लगाते तो स और तास आर्धातुक है, या चली या लुंग लगाएंगे कुछ तो वो तो आर्धातुक है, तो आर्धातुक प्रत्यय लगने की वजह से आर्धातुक हो गए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा रहे, यहाँ तो प्रत्यय ही है। और ये जो प्रत्यय हैं ये टिप तस जी के स्थान पर हुए हैं, इसलिए क्या है, तिंशित सार्वधातुकम से क्या है, ये सार्वधातुक है। तो कहा कि बात तो सही है, पर लिट च सूत्र जो अगला सूत्र आ रहा है वो कहेगा कि लिट लकार की आर्धधातुक संज्ञा होती है। इसने पूरे के पूरे लिट लकार को ही कंप्लीट आर्धधातुक बना दिया। इसका मतलब कि पूरा का पूरा लिट लकार आपका क्या है, आर्धधातुक है। क्लियर है महोदय? हाँ महोदय। आर्धधातुक प्रत्यय जो बनाएगा वो कौन बनाएगा सूत्र? लिट्ट च। लिट च। ये तो नहीं बनाएगा ना, शेष आर्धातुकम शेषः, आर्धातुकम शेषः नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? लिट च बनाएगा। अब चलिए अतिदेश पढ़ते हैं। अतिदेश जो है वो हमारा पुराना ही है, तो चलिए नया आया है। तो देखिए ऐसा कह रहे हैं कि अतिदेश का अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना। ठीक है, इसे जानने के लिए इन लिट प्रत्ययों के दो वर्ग बनाइए। कितने वर्ग बनाइए? दो वर्ग, जैसे हम यहाँ ऊपर से बनाते हैं। आप सभी को ध्यान होगा, आप लोग देखिए कि मैंने कहा कि ये केवल नल अतुस सॉरी नल थल और नल, ये तीन प्रत्यय क्या है आपके? पित है। संचिता जी, नेहा जी, भरत महोदय और लोग भी हैं क्या? हाँ महोदय। जी या महोदय। जी। तो ये तीन प्रत्यय क्या है हमारे? पित प्रत्यय। पित प्रत्यय। क्यों है पित प्रत्यय, ये बता सकते हैं आप? क्योंकि ये तिप सिप मिप के स्थान पर आए हैं। हाँ, तिप सिप मिप के स्थान पर आए। और बाकी के ये जो 15 प्रत्यय हैं ये हमारे अपित प्रत्यय हैं, क्योंकि इनमें प की संज्ञा नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हमने दो भागों में विभाजित किया, पित्त और अपित। पित्त और अपित। अब देखिए सूत्र क्या कह रहा है, असंयोगात। क्या कह रहा है? असंयोगात लिटकित। लटकित। कह रहा है असंयोगात मतलब कि संयोगात माने होता है संयोग के बाद में, संयोग से। संयोगात माने संयोग से, और असंयोगात माने असंयोग से। असंयोग से कि धातु आपकी कैसी होनी चाहिए? असंयोगात होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? असंयोगांत। असंयोगात। असंयोगांत धातु होनी चाहिए। और तब उसके बाद में यदि कित प्रत्यय मिलता, वो लिट प्रत्यय सॉरी अपित प्रत्यय मिलेगा। ये देखिए ये अपित प्रत्यय की नहीं है, तो बोलिए असंयोगांत धातु से परे। असंयोगांत धातु से परे ये जो अपित लिट प्रत्यय है, ये जो अपित लिट प्रत्यय है, ये कितवत होता है। ये कितवत कितवत होते हैं। तो इसका मतलब ये पित है और ये कित है। ठीक है, महोदय अच्छे एक निमिष। हाँ, जी। पित है अपित है, लेकिन लिटेचे से सब आर्धातुक है। अभी पित नहीं, आर्धातुक धर्म एक अलग है। हाँ। तो ये देखिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर पित को क्यों मान रहे हैं हम, तो कह रहे हैं कि प्रत्यय तो पित है कि नहीं है, रहेगा ही पित, बाकी संज्ञा है। तो हमने इसलिए अलग किया हमने पित को कि अपित प्रत्यय ही केवल कितवत होंगे। कौन से प्रत्यय कितवत होंगे? अपित। तो क्या आप यदि सोच रहे चल रहे होंगे, कोई लोग सोचेंगे कि मतलब कि ये अपित प्रत्यय है तो ये तो सार्वधातुकम अपित से अपित गितवत होंगे। सार्वधातुकम अपित से ये प्रत्यय तो गितवत है। तो कह रहे नहीं, सार्वधातुकम अपित कहता है कि सार्वधातुक अपित प्रत्यय गितवत है। ये प्रत्यय सार्वधातुक नहीं है, ये तो लिट लकार आर्धातुक है।
तो जब लिट लकार आर धातु के, तो इसके जो अपित प्रत्यय है 15, ये कितवत कैसे हो जाए, इंगितवत कैसे हो जाएंगे? इसलिए सूत्र बनाया हमने कि कितवत होने पर। अच्छा ये बताइए, आप लोग पुराने छात्र हैं, तो कितवत होने पर क्या कुछ एक्स्ट्रा कार्य होते हैं? ये होता है ना, कितवत होना, गुण निषेध हो जाता है। गुण निषेध होगा, गुण निषेध हो जाता है। किंगति च से गुण निषेध हो जाए। नहीं, एक मेरी बात समझे नहीं आ रहा। प्रसारण होगा। अगर गित गित में भी, गित के द्वारा भी तो कार्य हो सकता है। गित और कित में अंतर है क्या कुछ? है ना, वचस्त्वपि यजादीनां किति संप्रसारण और उसके बाद ग्रही जा व्ययी से भी उन धातुओं में ही संप्रसारण। जी जी। तो ये क्या है कि वच्यादि जो धातु है उनको संप्रसारण हो जाएगा। अगर यहाँ गित रखते तो वच्यादि धातुओं को संप्रसारण नहीं हो पाता, इसलिए क्या रखा गया, कित रखा कि वच्यादियों को भी संप्रसारण हो जाए। समझ में आया आपको? अब देखिएगा, धातु आपकी असंयोगांत होनी चाहिए। असंयोगांत माने कि उसके अंत में संयोग नहीं होना चाहिए। यदि संयोग नहीं होगा तो आपके बाद वाला प्रत्यय कैसा रहेगा? कित रहेगा। कैसा रहेगा? कितवत। कितवत। तो देखिए, भिद धातु है, ये असंयोगांत है कि नहीं है? ये भिद धातु हमारी असंयोगांत है, तो इसके बाद में जो अतुस प्रत्यय है ये अपित है, तो ये क्या हो जाएगा? कितवत हो जाएगा। और कितवत होने पर, मानने पर, इसको भिद को गुण नहीं होगा पुगंत लघु पदस्य च से। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जाने के पहले एक मनीष महोदय, ये क्योंकि हम लोग सार्वधातुक में पित अपित पढ़ चुके हैं, इसलिए सबको ये ध्यान से देखना है कि ये आर्धातुक को है, सारे सार्वधातुक। तो फिर हमारा भी यही पहला हालत था। हाँ। तो अब देखिए ध्यान से, अब आप बोल रहे हैं कि आपने बताया असंयोगांत, तो हमको समझ में आया कि असंयोगांत मतलब कि संयोग अंत में नहीं होना चाहिए। अब असंयोगांत मतलब जैसे भिद है, इसमें संयोग अंत में नहीं है, पर संयोग असंयोगांत है ये, तो असंयोगांत मतलब समझ में आ रहा है सभी को कि संयोग नहीं। क्या होता है? हाँ जी, आप कौन पूछ रही है ये बताइए। मैं स्नेहल पूछ रही हूँ। अच्छा संयोग, चलिए, जब दो व्यंजन जुड़े हों आपस में, जब दो व्यंजन मतलब समझते हैं, जैसे देखिए अंतिम में यहाँ पर कितने, यहाँ पर भिद धातु है, भिद। तो भिद में सबसे पहले भा आता है, फिर ई आता है, फिर द आता है। क्या यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ जुड़े हैं? नहीं जुड़े। पर धातु क्या है? बंद। तो ब, अ, न और ध, तो यहाँ पर संयोग है कि नहीं है? संयोग है। यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ हैं, तो संयोग है। और संयोग भी कैसा होना चाहिए? संयोगांत होना चाहिए। ठीक है, संयोग अंतिम में होना चाहिए। क्लियर? जी सर। तो अब देखिए, हाँ ये हो गया हमारा। तो बंद धातु के बाद में जो, बंद धातु के बाद में हमारा जो प्रत्यय आएगा वो कितवत नहीं होगा। अच्छा, कितवत नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी महोदय, किशोर महोदय? दिक्कत कुछ नहीं आएगी ना, फिर वो गुण होगा जो, अगर नहीं, बंध में कोई गुण होगा? संप्रसारण धातु का संप्रसारण नहीं होगा उसमें ना। नहीं, ये संप्रसारण नहीं, ना का लोप नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल, समझिए, ध्यान समझिएगा कि बंद धातु को भी अगर आप बंद धातु के बाद में भी अपित प्रत्यय को कितवत कर देंगे तो क्या दिक्कत है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अनुदितम हल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर बंद धातु के बाद में अपित प्रत्यय कितवत हो जाएगा तो कितवत होने पर इस ना का लोप होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? और हमको ना का लोप करना ही नहीं है, तो ना को लोप करने के लिए क्या निमित्त है? हमारा कित है। तो हम संयोग होने के कारण हम कित को ही हटा देंगे, कित ही नहीं करेंगे तो कहां से ना का लोप करोगे? तो क्या होगा हमारा फायदा कि
कितना होने की वजह से ना का अनिदिता मालूम उदायक से ना का लोप नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ महोदय? अब चलिए आगे चलते हैं। फिर अनुनासिक का भी ऐसा ही, अनुनासिक का भी यही होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जब जहां पर मतलब कि अगर संयोगांत के बाद में कितवत नहीं मिलेगा तो कित को मान करके जो कार्य होने चाहिए तो वो कार्य नहीं हो पाएंगे उसमें। और बंध धातु में क्या कार्य होता है? कित को मान करके उपधा के नकार का लोप होता है। ठीक है, ये लिखा भी है ना यहाँ पर, उपधा के नकार का लोप भी नहीं हो पाता इस सूत्र के द्वारा। अब देखिए गांग कुटादि भूर्ण इंगित, आप लोग पूछते हैं कि कई बार पढ़ा भी चुके हम लोग शायद लगभग आर धातु में 4, हमारे सार धातु के 4 लकार कंप्लीट हो गए, आर धातु के 4 लकार कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा 5वां लकार है और ये गांग कुटादि भूर्ण इंगित लगभग सभी जगह लगा है। तो ये क्या कह रहा है? गांग, ये इसने गांग धातु, इंग के स्थान पर जो गांग आदेश होता है वो धातु, और कुटादि धातु, ये कुटादि धातु कौन सी है? ये धातु। इनके बाद में यदि कोई ऐसा प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो? यित और णित से भिन्न प्रत्यय कैसा होता है? यितवत होता है। कैसा होता है? यित से और यित और णित से भिन्न प्रत्यय यितवत मान लिए जाते हैं। इतना समझिएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ महोदय। हाँ, तो चलिए आगे चलिए। केवल इन धातुओं के लिए बोल रहे हैं कि इन धातुओं के बाद में यदि कोई ऐसा प्रत्यय मिला जो आपका क्या है? यित भी नहीं है और ङित भी नहीं है, यित और णित नहीं है, सॉरी। क्लियर पढ़ा चुका हूं मैं कई बार, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे हर सूत्र को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं हो पाए, बहुत लेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन धातुओं के बाद में, गांग धातु और कुटादि धातु के बाद में यित और णित को छोड़ करके ऐसा कोई प्रत्यय बाद में हुआ जिसमें यहाँ कित संज्ञा हो रही है या ना कित संज्ञा हो रही है, इनको छोड़ करके यदि कोई ऐसा प्रत्यय हुआ तो वो प्रत्यय यितवत मान लेंगे। कैसा मान लेंगे? जैसे मान लीजिए थल प्रत्यय है आपका, इन सभी धातु को थल मिला हमें, तो ये थल जो है ये आपका वो है कि नहीं है? बताइए क्या कहते हैं? यित और णित से भिन्न है। यित और णित से भिन्न है कि नहीं है? जी। तो इसलिए ये प्रत्यय कैसा मान लेंगे? यितवत मान लेंगे। ठीक है, और यितवत कब मानेंगे? हमेशा नहीं, केवल इन्हीं धातुओं के लिए ही मानेंगे। क्लियर? 36 धातु, केवल इन धातुओं के लिए। अब कह रहे हैं विज धातु में भी वही है कि विज धातु, तुदादि गण के विज धातु से परे आने वाले सारे सेठ प्रत्यय कैसे होते हैं? यितवत होते हैं। तो ये कह रहा है कि विज धातु, हाँ पूछिए संदीप महोदय। जब हम यहाँ विज की बात कर रहे हैं तो 3 धातुएं हैं विज। हाँ, तो यहाँ पे माता जी ने लिखा है कि तुदादि गण के धातु के लिए लिखा है, तो बाकी 2 धातुओं के लिए नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, तुदादि गण लिखा है, एक बार देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो विज धातु सेठ के लिए कार्य करता है, तो दोनों विज धातु जो सेठ होंगी 3 धातु हैं जी, उनमें से 2 सेठ है हमारी। 3 धातु ना, हाँ 3 धातु ना, विजिर पृथक भावे जो होत्यादि की, ओविजी भय चरण है तुदादि की, और ओविजी भय चरण है रुधादि की। जी जी। तो देखिए इन दोनों में ही यहाँ आपका क्या बना है? विविजय बना है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर कार्य हुआ सूत्र में। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर दरअसल क्या है, तुदादि इसलिए कहा, तुदादि का है कि केवल? हाँ जी, तुदादि माता जी ने तुदादि लिखा है। हाँ, तो तुदादि के बाद में देखिए सेठ प्रत्यय आपका जो से वही मही प्रत्यय है, यहाँ पर सेठ हो गए। क्योंकि एक चीज और देख लेता हूँ बस, फिर आपको बताता हूँ क्लियर करके। तो सारे बीज जाते हैं यहाँ पे, वहां पे देखिए। अच्छा देखो एक बिल्कुल, हाँ विजिर जो है, जो विजिर पृथक भावे है वो तो वैसे ही अनिट है, तो वो तो इसलिए होएगा ही नहीं। हाँ, वो तो मतलब दोनों में क्या होगा, तुदादि गण नहीं कह के करके हमको सिर्फ इतना कहना चाहिए, ये विज धातु बोलनी चाहिए केवल, कि विज धातु के बाद में
अगर सेठ प्रत्यय मिलेगा तो सेठ प्रत्यय कब मिलेगा? जब धातु भी सेठ होगी। जब धातु हाँ भी जी, सेठ होगी तो तभी तो उसको बाद में हाँ जी। सेठ प्रत्यय मिलेगा। हाँ जी, तो ओ विजय मतलब विजय पृथक भावे हट गई, मगर अभी भी एक बच गई ना, रुधादि की विज भी है ना, हाँ, तो ओ उसमें विजय भी भय होगा। चरण में। जी जी, तो विजय तो हट गई, तो इन दोनों में काम कार्य होगा हमारा, ठीक है। ओ विजय भय चलन नहीं हो, और ये दोनों में तुदादि और रुदादि दोनों गणों की धातुओं में कार्य होगा, ठीक है। ये माता जी के इसमें फिर करेक्शन होनी चाहिए, तुदादि और रुधादि में होना चाहिए। हाँ, कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, तुदादि और रुदादि, ठीक है। आदि और रुदादि। अब देखिए आगे, तुदादि और ये सब क्लियर हुआ, आप लोग पढ़ा चुके हैं, और ये भी पढ़ा चुका हूं मैं कि ऊर्णु धातु के बाद में भी अगर ऐसा ही सेठ प्रत्यय मिलेगा तो वो प्रत्यय क्या होगा? विकल्प से ङितवत होगा। ङितवत होगा पर विकल्प से ङितवत होगा। ये जो सारे सूत्र आप पढ़ते जा रहे हैं ना, तो इनको आज जाकर के आप देखिएगा कि पहले पढ़े हैं, इनको अभ्यास करिएगा, क्योंकि अब ला रहे हैं आप, प्रकरण स्टार्ट होगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी सभी की। कि ऊर्णु धातु के बाद में भी यदि प्रत्यय सेठ प्रत्यय होगा, सेठ आर धातु प्रत्यय होगा, तो वो भी कैसे होगा? तो विकल्प से ङितवत होगा। महोदय, संदीप महोदय हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, सॉरी। हाँ, कोई दिक्कत। अब देखिए धात्वादेश, धात्वादेश प्रारंभ करते हैं, पर इसमें 90% धात्वादेश आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दरअसल बात ही यही है कि अगर स्टार्टिंग से प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं तो ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अस्तेर भू पढ़ा है, ब्रुवो वची पढ़ा है, ये विभाषण, ये सारे पढ़े थे। अब तक आपने केवल जो पढ़े हैं, केवल 3 नए सूत्र पढ़े हैं। एक है परस्मी पदानाम नणतु सुस्थलतु सड़म, और दूसरा है आपका लिटस प्रजयो रेशिरेट, और तीसरा है आपका असंयोगान लिट। इसके अलावा जितने भी प्रत्यय पढ़े, सूत्र पढ़े आपने, सारे के सारे आपके पढ़े हुए। अब देखिए ये सूत्र है, ये कहता है अस्तेर भू, क्या कहा महोदय इसने? अस्तेर भू। ये जो सारे सूत्र हैं कार्य करेंगे, कोई आर्धातुक को मान करके कार्य करेगा, उमेश महोदय आ गए क्या? जी जी, वो लाइट चली गई, ठीक है। तो देखिए कुछ आर्धातुक को मान करके कार्य करेंगे, तो आर्धातुक को मान करके कार्य कर रहे हैं तो उनमें लिट तो आ ही जाएगा अपने आप, ठीक है। और कुछ लिट को मान करके कार्य करेंगे विशेष। तो अस्तेर भू कहता है कि अस धातु को भू आदेश होता है, कब होता है? आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर। आगे चलिए, ब्रू धातु को क्या आदेश होता है? वच, कब होता है? आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर। ये तो इसलिए सामान्य पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं सब कुछ, और जब हम प्रयोग करने चलेंगे तो हम दोबारा इनको अच्छे से पढ़ेंगे। 2 बार भी तो 2-3 बार हमारे यूज हो जाएंगे अभी। और वालिटी, ये जो सूत्र है, इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हमारा जो सूत्र था चक्षिंख्यायी, क्या सूत्र है? जो सूत्र था हमारा, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो सूत्र क्या करता है पहले आप लोग को पता तो रहे, और वैसे पढ़े आप लोग, ठीक है। ये क्या करता है कि चक्ष धातु के स्थान पर क्या आदेश करता है? तो चक्ष के स्थान पर जो ये क्या आदेश करता है, ये नित्य आदेश करता है। क्या आदेश करता है? नित्य, समझिएगा। पर इसके बाद अगला चक्षिंख्याय के बाद सूत्र है, क्या सूत्र है? वालिटी सूत्र है आपका। ये वालिटी सूत्र कहता है आपका कि चक्ष धातु के स्थान पर क्या आदेश होता है, वो विकल्प से होता है, लिट लकार के परे होने पर। कि आप जो कार्य कर रहे हो, चक्षिंख्यायी, आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य करो, पर लिट लकार के परे होने पर वो कार्य कैसे होगा? विकल्प से होगा। तो चक्ष धातु को क्या आदेश किससे हो रहा था? चक्षिंख्यायी से हो रहा था, पर लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं? वालिटी की लिट लकार के पर विकल्प से होगा। क्लियर हुआ? तो विकल्प से करेंगे, तो अभी हम समझेंगे, दोनों समझते हैं।
अब देखिए, जब हम चक्ष धातु के स्थान पर हम क्या कर देते थे, हम चक्ष के स्थान पर हम क्या करते थे, तो फिर भाष्यकार आते थे, नृत्य करते थे, नृत्य करते थे, फिर भाष्यकार आते थे, वो कहते हैं क्या नहीं होता है, क्षा होता है। क्या होता है? क्षा। कई बार पढ़ भी चुके हम लोग, क्षा होता है। फिर कहते हैं कि शस्य यो वार्तिक वार्तिक है, वो वार्तिक कहती है कि शाह के स्थान पर क्या होता है, शाह के स्थान पर क्या होता है, या होता है। तो शाह के स्थान पर या होगा तो दो रूप बनेंगे, एक तो क्षा, एक तो शाह के परम पर खा को खरीचा से चर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्षा, और जब क्षा के स्थान पर या कर देंगे तो क्या बनेगा, एक ख्या। तो हमारे दो शब्द बन गए, एक क्षा और एक ख्या। समझ में आया आपको? पहले भाष्यकार ने क्षा करने के लिए कहा, फिर उसको शस्य योवा जो वार्तिक है उसने शा को या करने के लिए कह दिया। तो या के परे होने पर खरीचा नहीं लगेगा, पर शा के परे होने पर तो खरीचा लग जाएगा। का बन गया उसको, इसलिए क्षा और ख्या। अब देखिए चक्ष आदेश भी इसने कैसे किया है, इसने विकल्प से किया है। तो एक पक्ष में तो चक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए? एक पक्ष में चक्ष रहेगा, दूसरे पक्ष में क्षा और ख्या रहेगा। तो आपके कितने रूप बनेंगे यहाँ पर? चक्ष, ठीक है, चक्ष भी रहेगा और ख्या, चक्ष ख्या और क्षा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? एक बार बोल दीजिए। क्या बोलना बताइए? तो एक बार फिर से बोल दीजिए, मुझे तो क्लियर है। जी, देखिए फिर मतलब इसमें तीन रूप बनेंगे। एक रहेगा कि जब हमने चक्ष धातु के स्थान पर हमने ख्या आदेश कर दिया, भाष्यकार ने कहा कि ख्या नहीं होता है, ये क्षा पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? क्षा। ऐसा है, खा और शा पढ़ना चाहिए। फिर वार्तिककार कहते हैं कि शा के स्थान पर विकल्प से या कर दो, तो शा के स्थान पर विकल्प से या करने पर क्या बना, खा था पहले से, उसमें या शा की जगह या करते तो क्या बन गया। अब कहते हैं कि विकल्प से होगा तो एक पक्ष में क्षा ही रहेगा, और जब क्षा ही रहेगा तो खरीचा से उसको चर होकर के क्षा बन जाएगा, खरीचा से तो क्षा हो गया। अब ये जो आप क्या आदेश कर रहे हो, ये भी विकल्प से हो रहा है, किस सूत्र से? वालिटी से। तो ये सूत्र, तो एक पक्ष में चक्ष भी रहेगा, तो तीन चक्ष, क्षा और ख्या, ये तीन मिलेंगे। धातु एक है, पर अब इसके तीन वाक्य तीन तरह की बनने लग जाएंगे इसमें, ठीक है ना? तीन प्रकार से रूप बनने लगेंगे, अर्थ एक ही रहेगा। हाँ सुमित्रा जी, आप कुछ पूछ रही थी। इसकी जगह हमारा चक्षुष ख्याल 2454 लगता है तो दो ही रूप बनते हैं जो हम लोग पहले बनाते। हाँ जी, अगर इससे रूप बनते हैं। हाँ, इससे क्या होता है कि अगर इस सूत्र को लगाते हैं हम चक्षिण ख्याय को केवल, तो केवल दो ही रूप बनते हैं, और लिट लकार के पर तीन रूप बने, इसलिए हमने वालिटी सूत्र पढ़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुमित्रा जी आप कुछ कह रही हैं? जी, मुझे अभी क्लियर हो गया है, थैंक यू। कि जानना चाहती थी कि शा और या वार्तिक से हो रहे हैं या किसी और से? हाँ, किसी शस्य योवा वार्तिक से ही हो रहे जी। ये चक्ष को जो कन्वर्ट कर रहा है वो है वालिटी। ठीक है जी, ये सारे ही हाँ। और लकारों में जब भी हम चक्षुंख्या वो सूत्र अप्लाई करते हैं तो दो दो रूप बनाने हैं, एक हाँ, शा के साथ, एक या के साथ। जी, पर लेकिन केवल लिट लकार में आपको चक्ष मतलब तीन रूप बनाने हैं, क्षा, ख्या और चक्ष। ठीक है जी, थैंक यू। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अजेर व्यघय पो, कुछ नहीं है, घय और अप्रत्यय आपके कृदंत में मिलेंगे आपको, तो इसलिए वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अज धातु को वी आदेश होता है। क्या आदेश होता है? वी आदेश। वी आदेश होता है। फिर अगला सूत्र है आपका लिट्यन्य तरस्याम। क्या है? लिटि अन्य तरस्याम। लिटि कहा इसने, तो लिटि मतलब क्या होता है? लिट लकार के परे होने पर। क्या होता है लिटि माने? लिट लकार के परे होने पर। लिट लकार के परे होने पर। आज आप लोगों को कक्षा के एंड में कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा, वो याद दिलाइएगा मेरे को 15 मिनट पहले छोड़ने के लिए। तो सप्तमी वगैरह हो क्या? हाँ जी, नहीं वो सप्तमी नहीं, उनको बनते कैसे हैं वो बनाओ, सिखाऊंगा आपको। ठीक है,
कि थोड़ा बहुत आपको पता लग जाए कैसे बनते हैं। लिट अन्य तरस्याम, लिटी अन्य तरस्याम। तो लिट मतलब लिट लकार के पर, अन्य तरस्याम माने विकल्प से। कैसे? विकल्प से। तो इससे तो कुछ क्लियर होता है क्या? कुछ क्लियर हुआ आपको इससे? बताइए कि लिट लकार के पर विकल्प से, क्या मतलब विकल्प से? आप करना क्या चाह रहे हैं? लिट लकार के पर विकल्प से क्या करना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं सूत्र याद होंगे तो कार्य बनेगा। तो सूत्र देखा हमने, तो सूत्र क्या था हमारा? लिट अन्य तरस्याम सूत्र है। इसका तो अर्थ केवल कितना है कि लिट लकार के पर विकल्प से। तो कह रहे हैं क्या विकल्प से? तो हम लोग पीछे वाले सूत्र में गए। किस सूत्र में गए? ये कहाँ गया? अध धातु के स्थान पर अदो अदो जगह ये है क्या 36 वाला? अधो जगह नहीं, नहीं वही वही ये सूत्र में एक देखिए सेकंड। अनुवृत्ति कहाँ से अध धातु, अच्छा 2 4 36 से आ रही है। वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अधो 36 और 36, हाँ आज 36 से आ रहा है बस। अधो जगधीर लेप्ति की थी। ठीक है, तो ठीक है, तो अध धातु के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? घस आदेश हो जाएगा। ठीक है, हाँ। पर लेकिन अर्ध का ही लिया है, खाली अनुवृत्ति लिए यहाँ से, और 37 से घस की अच्छा, लिए। फिर उतना ही लुंगसन है। और घसली से, हाँ लुंगसन और घसली से फिर घस की अनुवृत्ति दी है। बस तो उतना ही अब है। देखिए क्या है कि अध धातु को घस आदेश होता है लिट लकार के परे होने पर विकल्प से। क्या बोला इन्होंने? अध धातु को घस आदेश होता है लिट लकार के परे होने पर विकल्प से। अब अध धातु को लिट लकार के परे होने पर घस आदेश करना है बस आपको। ये सूत्र याद रखिएगा। वेयो वही ही, ये कह रहा है कि वे धातु लिट लकार के परे होने पर, ये भी लिट लकार में कार्य करेगा और विकल्प से कार्य करेगा, क्योंकि देखिए अगला ही सूत्र है 2 4 40 के अगला सूत्र है, तो इसलिए विकल्प से कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा कि लिट लकार के प्रत्येक परण पर एक वेय धातु मिलेगी आपको। कौन सी धातु मिलेगी? वेय। इस धातु को हम विकल्प से वय आदेश करेंगे, अर्थात एक बार तो वेय ही रहेगा और एक बार क्या बन जाएगा आपका? वय। क्लियर हुआ आपको? एक बार वेय रहेगा और एक बार वय रहेगा। इसको करेंगे वेय धातु के स्थान पर करेंगे। कब करेंगे? लिट लकार के परण पर। आगे सूत्र है गांग लिटी। कहते हैं लिट लकार के प्रत्यय परण पर इन धातु को गांग आदेश होता है। क्या आदेश होता है? धातु को गांग आदेश होता है। गांग आदेश होता है। इंग जो धातु मिलेगी उसको इंग अध्ययन में उसके स्थान पर गांग आदेश कर दीजिएगा। ठीक है, लिंग क्या है? लिट यंगोष्ठा। लिट लकार के प्रत्यय तथा यंग प्रत्यय पर होने पर प्याय धातु को पी आदेश होता है। क्या आदेश होता है? तो देखिए बस कुछ चीजें ही हैं कि इसके पर होने पर इसको ये आदेश होता है, इसको ये आदेश होता है, इसको ये आदेश होता है, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? तो प्याय को पी आदेश करना है कब? लिट लकार के पर पर और यंग के पर पर। विभाषा, अब यंग बोला है तो यंग अंत में भी काम करेगा ये। ठीक है ना? अब देखिए विभाषा स्वे, ये कह रहे हैं कि लिट लकार के प्रत्यय तथा यंग प्रत्यय परे होने पर श्वी धातु को द्वित्व होने के पहले ही विकल्प से क्या होता है? संप्रसारण होता है। इसको करवाने, अभी तो इसको इतना समझा रहा हूं, केवल इतना ही समझिएगा कि क्या कह रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर मैं और व्याख्या बाद में करूंगा, इनको और तरीके से समझाऊंगा आपका, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा किसने कहा। ठीक है, अगली कक्षा में हो सकेगा तो, मतलब रविवार की कक्षा में, कि लिट लकार के प्रत्यय तथा यंग प्रत्यय परे होने पर श्वी धातु को द्वित्व होने के पहले ही विकल्प से संप्रसारण करने के लिए कह रहे हैं कि आप द्वित्व होने से पहले ही क्या करिए? आप संप्रसारण कर दीजिए। तो ऐसा ही कार्य करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या होगा? संप्रसारण क्या होता है?
हाँ, आपको संप्रसारण नहीं पता तो आपको नहीं बता पाएंगे अभी, ठीक है? हाँ, आप सुनिए। आप केवल सुनिए अभी, क्योंकि संप्रसारण को समझाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर अभी विषय चेंज हो जाएगा। अभ्यस्तस्य च, ये कह रहे हैं वे धातु को द्वित्व होने के पहले ही नित्य संप्रसारण होता है। इस धातु के लिए कह रहे हैं कि इसके द्वित्व होने के पहले ही नित्य संप्रसारण होता है। तो अब इतना समझिए, ये जो सारे सूत्र है ना, ये सूत्र विभाषा स्वे अभ्यस्तस्य च, इन सूत्रों के ऊपर मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बाद में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इतना अभी आपको केवल इतना पढ़ना है, इनका अर्थ क्या है, क्या कह रहे हैं ये, ठीक है ना? तो जो कहा है इनको पढ़िएगा। आदेश उपदेश स्थिति सूत्र आप पढ़ चुके हैं। सुमित्रा जी पूछिए। कुछ प्रश्न है? चलिए, तो जी, ये आदेश अभ्यास्तस्य च का नंबर गलत है। अब अच्छा संख्या गलत है, 33 है, 1 निकाल दीजिए। अच्छा इसको 1, जी ठीक है, तो इसको हटा देंगे, है ना? क्या नंबर है? 6133। ओके, ठीक है। अब देखिए आदेश उपदेश स्थिति सूत्र, किसित प्रत्यय के परे होने पर हम लोग सारी एजंत धातुओं को आकारांत बनाते थे। कैसे बनाते थे? आकारांत। तो ये तो हमने कर रखा है। तो लिट लकार के सारे प्रत्यय अशित प्रत्यय हैं। लिट लकार के सारे प्रत्यय कैसे हैं? अशित प्रत्यय। तो हमको क्या करना है, फिर हमको सारी की सारी अशित प्रत्ययों के परण पर एजंत धातु को आकारांत बनाना है, ठीक है? पर अब इस ये जो सूत्र है आदेश उपदेश स्थिति सूत्र का अपवाद सूत्र आ रहा है, कह रहा है नव्यो लिटि। क्या सूत्र है? नव्यो लिटि। अगर तो कह रहा है कि लिट लकार के प्रत्यय पर होने पर वे धातु को अंतादेश नहीं होता, ठीक है? अब पूर्व सूत्र जो है वो वे को वो कहता है कि ए के स्थान पर आ आदेश होता है। तो वे धातु है, वे यहाँ की तो इत संज्ञा हो जाएगी। अब जो वे है इसके बाद में ए को आकार आदेश, क्या बोला इन्होंने? आकार आदेश होना चाहिए था। आदेश उपदेश तो क्या बनना चाहिए था? व्या। पर इसने मना कर दिया कि नव्यो लिटि, कि वे धातु को आकार आदेश नहीं होता है। समझ में आपको कि आकार आदेश नहीं होगा इसको। आदेश उपदेश स्थिति जो सूत्र कार्य करता है वो वे धातु में कार्य नहीं करेगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजों का ऐसे दिमाग में सेट करते चलिए कि जो आदेश उपदेश स्थिति जो कार्य करता है वो वे धातु में नहीं करता है, ठीक है? भ्रष्टो रोपदे और अन्य तरस्याम, ये सूत्र हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बार। ब्रह्म आगम करता है, किस किस स्थान पर बैठता है मैंने आपको समझाया भी है। मीनाति मिनोति दिंगाम लेपिचा, ये सूत्र भी पढ़ चुके हैं। विभाषा लियते है, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? इसलिए ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कक्षा चलाई जा रही है। अगर कोई नया व्यक्ति भी देखेगा कक्षा को तो वो व्यक्ति क्या होगा? अगर वो स्टार्टिंग से देखेगा तो उसको समझ में आएगा, अगर वो बीच से देखेगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा समझ में। तो मीना विभाषा लियते हो गया। दयतेर दिगिलिटी, ये सूत्र नया है इसलिए पढ़ाता हूँ। ये कह रहा है दयते बोला है, दयते मतलब कब बनता है? देंग धातु का ही दयते बनता है। किसका दयते बनता है? देंग धातु का ही दयते बनता है। अब देंग धातु के स्थान पर क्या आदेश होता है? दिगी आदेश करने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं ये वही वाली देंग धातु याद रखिएगा, दुदाई दाण दो दे दुधाई जेठ। तो दे धातु बोलते हैं दुदाई दाण दो दे, वो देंग, वो जो दे वाली देंग धातु वही है। सुमित्रा जी आपका कोई प्रश्न है क्या? तो देंग धातु के स्थान पर दिगी आदेश कर दीजिए, ठीक है? तो कुछ नहीं, बस देंग के स्थान पे दिगी आदेश करना है। कब करना? लिट लगा के करना। मतलब आत्मा ने पद में ही होगा है क्या? ऐसा हो गया है ना, दयते दिया है तो। अब देखिए ङ की संज्ञा है महोदय, किसकी संज्ञा है? ङ की। आत लिट ओ क्या सूत्र है? यानी वो दयती का षष्ठी एक वचन है ना, दयती का दिग्गी होता है। नहीं तो, वो तो ठीक है, वो ठीक है,
एक सेकंड में कुछ होगा नहीं, उन्होंने आई थिंक वो आत्मनेपद से कंफ्यूज कर रहे हैं, दयते से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो दयते है से कंफ्यूज कर रहे बताइए, हैं वो। ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा ध्यान में। वो क्या सूत्र है वो, अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम। ये जो धातु में न की संज्ञा करी कि नहीं करी हमने, ये तो क्या है हमारा, इस कारण से ये जो दिग्गे बना है ये आत्मनेपद में बना है, ठीक है, ये तो क्लियर है। आप ये जो बोल रहे हैं दयती, ये जो दयते है ये दयती है, मूल क्या है आपका? ठीक है, क्लियर हो गया। आपने दिन का बोला ना, और हाँ, तो दयती है मूल, इसका मूल का षष्ठी में बनता है दयते है, क्या बनेगा, हरि की तरह। हरि के रूप याद है तो दयते है बना लेंगे, और यदि हरि के रूप नहीं याद है तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे सूत्र है अगला, भुवो वुग लुंग लिटो हो। भुवो मतलब क्या है, भू धातु के लिए क्या है कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, भू धातु के लिए। ये आप ये लुंग में भी करता है और लिट में भी करता है, और ये दोनों सूत्र ही आपने दोनों लकार ही नहीं पढ़े, जो आपके दो लकार बचे हैं ये वो दो ही लकार हैं आपके, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि पाणिनि जी कहना चाहते हैं कि पहले सारे पढ़ लो, फिर बाद में ही एक साथ लुंग और लिट को पढ़ना, ताकि एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं भू धातु को वुक का आगम होता है, किसका आगम होता है, वुक का। तो भू धातु है तो वुक का आगम करें, लिट लकार के परे होने पर या फिर किसके परे होने पर, लुंग के परे होने पर। अब वुक को कहाँ बिठाएं वुक को, तो कह रहे हैं वुक में हमने काकीत संज्ञा कर दी, काकीत संज्ञा कर दी है और उकीत संज्ञा कर दी है। अब ये बताओ हम कहाँ बिठाएं इसको वाकु, तो कहते हैं कि काकीत संज्ञा होने के कारण आद्यंतौ कितौ, काकीत संज्ञा होने से कित है, और कित जो होता है वो कहाँ बैठता है, जिसको भी कहा जाता है उसके अंतिम में बैठता है। भू को कहा है भू को, तो मतलब भू के बाद में बैठेगा, तो क्या बनेगा, भूव, क्या बनेगा, भूव बनेगा आपका। क्लियर आप सबको? अच्छा महोदय, ये कैसे करते हैं बता सकते हैं क्या? ये जो मतलब जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप लोगों का चेहरा मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को इस समय मेरे को ही दिखे, पर रिकॉर्डिंग में आप लोगों का चेहरा ना आए, ऐसा भी होता है क्या कुछ? एक ख्याल से मनीष जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। स्पॉटलाइट कैसे करते हैं? वीडियो ऑन होना चाहिए जी, आपका वीडियो ऑन होना जरूरी है उसके लिए, अच्छा, और ठीक। स्पॉटलाइट करने के लिए। ठीक है कोई, तो नहीं अब तो हमें देखिए, सबको वीडियो बंद रखना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। वीडियो बंद करते हैं फिर? नहीं बंद मत करिए, मेरा आत्मविश्वास कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपने धात्वादेश पढ़ लिया आपने, ठीक है, ये आपने धात्वादेश पढ़ लिया। इसके बाद आपको, अब चलिए आपको आम प्रत्यय लगाने की विधि समझाते हैं, इसके बाद आपको फिर आम प्रत्यय तक ही रखेंगे आपका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम कभी कभी क्या होता है, चलिए पहले सबसे पहले सीधा समझते हैं। कह रहे हैं कि आम भू बहु आदि रूप, कि कभी कभी हम लोग द्वित्व नहीं करते। क्या नहीं करते हम लोग, लिट लकार है पर में, लिट लकार बाद में होगा, तो आप एक सूत्र है, आप ये जब मैंने आपको पढ़ाया था, संचिता जी, नेहा जी, ये बताइए, या रमेश महोदय, आपको मैंने 5 प्रत्ययों के नाम लिखवाए थे कि इन 5 प्रत्ययों के परिणाम पर धातु को द्वित्व होता है। उसमें लिट लकार भी था, उसमें 5 है, यंग चंग सन, यंग चंग संग नु लिट, ठीक है, लिट लकार है उसमें, लिट सन चन यंग श्लू, ठीक है ना। तो लिट श्लू। लकार आया कि नहीं आया, लिट लकार, तो इसका मतलब भी लिट लकार को द्वित्व होगा कि नहीं, लिट लकार के परिणाम पर धातु को द्वित्व होगा, ठीक है, बिल्कुल द्वित्व होगा। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि कभी कभी द्वित्व नहीं होगा, लिट लकार के परिणाम पर द्वित्व नहीं होता है। तो कह रहे हैं कब नहीं होता है ये भी बता दो। अब
अपवाद बता रहे होगा। हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कब द्वित्व नहीं होगा, हम ये भी बता रहे हैं अब आपको। तो देखिए कह रहे हैं पहले तो काश प्रत्यादाम मंत्रे लिटि एक सूत्र है। क्या सूत्र है? काश प्रत्यादाम मंत्रे लिटि, ये सूत्र है बेशक, पर हमको काश सनेकाच आम वक्तव्य ये सूत्र समझना चाहिए। क्या सूत्र समझना चाहिए? वार्तिक है ये, वार्तिक। इस वार्तिक को ही हम अपना मुख्य समझेंगे इसको। वैसे तो मुख्य सूत्र है, पर इस सूत्र में के अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं। इस सूत्र को अगर मानेंगे तो मतलब कि है तो सही है, पर इसमें कुछ दिक्कतें आने लगेंगी, इसलिए हम काश सनेकाच आम वक्तव्य इस वार्तिक का आश्रय लेंगे। तो क्या है, अब देखिए इसने कहा काश। काश मतलब कि काश मतलब क्या है आपका, कि काश धातु को, कह रहा है काश धातु को और प्रत्ययाद, प्रत्ययाद माने कह रहा है कि ऐसी धातु जिनके अंत में क्या जुड़ा हो, प्रत्यय हो। क्या हो? प्रत्यय हो। तो प्रत्यय हो, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही। तो प्रत्याद होने पर कैसे, जो हमारी जो धातु ऐसी जो धातुएं हैं, जैसे हमने कहीं पर जुगुप्स कर दिया, गुप धातु थी, उससे क्या बनाया था हमने? जुगुप्स। तो यहाँ पर हमने ये जो जुगुप्स बनाया हमने, सॉरी ये जो जुगुप्स बनाया ये सन वैसा नहीं, तो ये जो जुगुप्स बनाया था हमने, ये हमारा प्रत्याद है कि नहीं है? मतलब इसके अंत में हमने सन प्रत्यय लगाया कि नहीं लगाया? बताइए। सन प्रत्यय लगाया है। हमारे कितने सूत्र हैं जिनको लगाने के, ऐसे कितने प्रत्यय हैं जिनको लगाने के बाद धातु बनती है रमेश महोदय? 12 प्रत्यय हैं सनादि। 12 सनादि प्रत्यय, उनके लगने के बाद धातु बन जाती है। या धातु प्रत्याद संज्ञा कहने का करनी मतलब होती क्या है, कि ऐसी धातु जिसमें प्रत्यय लग चुका हो, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, उनसे आम होता है। क्या होता है? आम। लिट लकार के, लिट के स्थान पर क्या होता है? लिट लकार के स्थान पर आम होता है। जी। जो लिट लगा के, जो लिट लकार होगा, उस लिट के स्थान पर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो अब आम करने के बाद में लिट दिख रहा है क्या पर में? आम नहीं, के लिट- बाद हम तो लिट लिट के नहीं स्थान पे आम दिखेगा। कर दिया। जी आम। तो ये क्या करें कि लिट परे होने पर, अब लिट परे होने पर द्वित्व होता है, आम परे होने पर थोड़ी ना होता है द्वित्व, अच्छा, ये प्रकृति भी बदल लेगी अपनी, है ना। ओरिजिनल तो जो अब उसका लिट है उसका हाँ वो ना हो करके प्रकृति जो है स्वभाव बदल देगा। जी जी। अब अभी हमको केवल इतना समझना है कि आम कहाँ क्या होता है, आम कहाँ कहाँ होगा अब, ठीक है ना। उसके बाद आम के लिए क्या कार्य करते हैं पूरे पढ़ेंगे करके। अब देखिए इन्होंने प्रत्ययात कहा है, पर लेकिन और क्या है फिर बाद में, काश धातु और प्रत्यात धातु के बाद में आम प्रत्यय होता है अमंत्रे। क्या है? अमंत्रे। अमंत्रे मतलब कि वेद को छोड़कर। हाँ, विधि लिंग को छोड़ करके। नहीं, अमंत्रे माने वेद को छोड़ करके। अस्तु, अच्छा अच्छा, ठीक। अगर कहेंगे मंत्रे अर्थात मंत्र में, ठीक है, और ठीक। अमंत्रे अर्थात अमंत्र में, मतलब कि वेद में नहीं होता है, ठीक है। ये जो कार्य बता रहे हैं वेद में कार्य नहीं होगा ये कार्य, ठीक है। अब कह रहे कि अब इन्होंने वार्तिक कार्य कह रहे हैं कि आप काश प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि ऐसा मत बोलिए। तो कह रहे क्यों ना बोले हम? कह रहे हैं आपके ऐसा बोलने पर प्रत्ययाद माने कि जिनके अंत में प्रत्यय लगा होगा, केवल उनकी ही क्या हो पाएगी, उनसे ही आम लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा? उनसे ही आम लग पाएगा। तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बात सही है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा बोलेंगे तो ये जो हमारी ये जो धातुएं हैं, चकाश्री दीदी वे वी चुट, ये चकाश्री दीदी, चकाश दीदी वे वी,
ये धातु प्रत्ययाद नहीं है। कैसी नहीं है हमारी? प्रत्ययाद नहीं है, अनेकाच है। प्रत्ययाद नहीं है, तो इनसे आम प्रत्यय नहीं कर पाएंगे हम। हमको इनसे भी करना है। तो अगर आप प्रत्ययाद बोलेंगे, इसका मतलब है कि प्रत्ययांत होना चाहिए, प्रत्यय लगा हो, ऐसी धातु हो। तो ये तो इनमें तो प्रत्यय नहीं लगा, तो इनसे तो नहीं हो पाएगा आम, पर हमको इनसे भी करना है। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि काश प्रत्ययाद ना कहे, कि काश अनेकाच कहिए, अनेकाच कहिए। प्रत्ययाद की जगह क्या कहिए? अनेकाच। अनेकाच। तो कह रहे अनेकाच बोलने पर तो कोई दिक्कत नहीं है? कह रहे नहीं, कह रहे अनेकाच बोलने पर कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे क्यों दिक्कत नहीं है? आप अगर अनेकाच बोलोगे तो हमारी प्रत्यय धातु आ पाएगी उसके अंदर? तो कह रहे हैं हाँ आ जाएगी। पक्का? कह रहे हाँ पक्का, गारंटी साथ है कि आ जाएगी। कह रहे क्यों आ जाएगी? कह रहे हैं कि आपकी जितने भी प्रत्यय हैं उन सबके अंदर एक एक अच है कि नहीं है? एक एक अच होगा, सभी देखिएगा, सभी के अंदर एक एक अच तो रहेगा ही, ठीक है। और एक एक अच धातु का होगा, एक अच धातु का होगा। और जब धातु और प्रत्यय को मिला देंगे, जब धातु और प्रत्यय को मिला देंगे तो दो अच हो जाएंगे, और जैसे ही दो अच होंगे तो अनेकाच हो जाएगी। तो सारी प्रत्याद धातु अनेकाच होती कि नहीं होती है? होती है। तो अनेकाच बोलने पर प्रत्याद भी आ गया, और जो हमारी चकास्थित दीदी बेबी धातु में कार्य नहीं कर पा रहे थे, हम वो भी कर लेंगे। समझ में आपको? वो 8 ही धातु है ना ओरिजिनल? हाँ, वो 8 धातु है केवल, ठीक है। उनमें कार्य नहीं हो पाता, इसलिए हमने अनेकाच पढ़ा, ठीक है। समझ में आपको सभी को? अब देखिए, ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः। क्या है? ऊर्णोतेश्च, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर एक बार देख करके अगर एक बार पढ़ने के बाद सोच रहे हो कि हमको लिट लकार आ जाएगा, तो गलती कर सोच रहे होंगे। एक बार में देखने पर नहीं आएगा लिट लकार, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट के 2 हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब रेस में कोई थोड़ा दौड़ता है, तो स्टार्टिंग में दौड़ता है वो ठीक है, पर जब एंड आने वाला होता है ना, तो ज्यादा तेज दौड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लिट लकार में, ठीक है, लिट और लुंग में। अब ये क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि काच अनेकाच धातुओं से क्या होता है महोदय, रमेश महोदय? आम। अनेकाच धातु से क्या होता है? आम। हाँ। तो कह रहे हैं कि ऊर्णु धातु है, ये आपकी अनेकाच है कि नहीं है? अनेकाच है। ये अनेकाच है, पर प्रत्याद नहीं है। क्या नहीं है आपकी? हाँ, प्रत्याद नहीं है, अनेकाच है, प्रत्यय नहीं लग करके बनी है, ये ओरिजिनल धातु है। ओरिजिनल धातु है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आपने कहा कि अनेकाच धातु को क्या हो जाए? आम हो। तो ऊर्णु धातु भी अनेकाच है, तो इससे भी आम होना चाहिए, पर कह रहे हैं कि नहीं, ऊर्णु धातु को नहीं होगा। समझ रहे हैं इनका खेल? कभी करते हैं, कभी नहीं। हाँ, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मतलब कि दिमाग की दही बना रखी है। ये काश अनेकाच आम वक्तव्य, इसका अपवाद बन गया। हाँ, ऊर्णोतेश्च प्रतिषेध वक्तव्य, ये काश से का अपवाद ना कहिए, निषेध कहिए। क्या बन गया? विशेष। निषेध मतलब उसका वो जो कार्य कर रहा था उसको निषेध कर दिया, मतलब मना कर दिया, निषेध कर दिया। निषेध, प्रतिषेध, ठीक है ना। ठीक है, निषेध और प्रतिषेध दोनों का अर्थ एक ही है। अगर एक चीज रखिएगा कि निषेध और प्रतिषेध का मतलब एक ही होता है, वा और अन्य तरस्याम का मतलब एक ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो व्युत्पत्ति अलग अलग है, तो हो सकता है निरुक्ति की दृष्टि से वो अलग अलग हो। तो हमको कहते हैं कि नहीं, जैसे देखिए बा में तो सिर्फ 2 वर्ण है, अन्य तरस्याम में कितने सारे वर्ण है कि नहीं है? हम लोग देखते कि अन्य तरस्याम क्यों पढ़ते हो। एक बार एक पता नहीं क्या था कि पर्यायवाची शब्दों में छोटा और बड़ा नहीं देखना चाहिए।
पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव नाद्रियते, ऐसा कुछ था कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें छोटा और बड़ा नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। ये परिभाषा है, मैं आपको लिखवा दूंगा। मनीष जी जी ये आज नहीं तो कभी ये लीजिए, फिर अगर वो हम लोग सुनते हैं माता जी से कि लाघव जो है वो पाणिनि जी का मोटो लाघव है, तो फिर वहाँ अंतर्श्याम का डिफरेंस भी समझा दीजिए कभी वो। जी जी ठीक है, गलत नहीं। ठीक है। अब देखिए, चलिए ये हो गया, आपको समझ में आया इतना? समझ में आया? क्या नाम है? महोदय अब अगला सूत्र क्या है? इजादेश च गुरुमतो नृच्छः। सबसे पहली बात कि इसमें आपको क्या समझना है? गुरुमान समझना है। क्या समझना है? गुरुमान। सबसे पहले इजादी है। इजादी माने क्या होता है आपका? इच आदि इजादी। क्या बना? इच आदि इजादी। अच्छा ये बताइए किशोर महोदय, चा को जा कैसे हुआ? को जा कैसे हुआ? झलाम जशवंते। झलाम जशोंते। किससे हुआ? झलाम जशोंते से। केवल दो ही सूत्र हैं महोदय, पूरे व्याकरण में दो ही सूत्र हैं जो जश करते हैं, तृतीय करते हैं। और तृतीय कर रहे हैं तो या तो झलाम जशोंते कर रहा होगा या फिर झलाम जश जसी। पर यहाँ पर क्या? ईच पद है तो हाँ इसलिए जशवंते, वो मैं संधि का गड़बड़ इसमें लग गया था, ये च और आ को जोड़ा था। ईच पद है इसके लिए जशवंते ना। जी जी क्या है? हाँ, तो इजादी बन गया। अभी कह रहे हैं कि इच क्या होता है, तो कोई इच प्रत्याहार बता सकता है? इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सारे स्वर अ को छोड़, सारे स्वर छोड़ करके शेष सारे स्वर। हाँ, अभिन्न अभिन्न सारे स्वर, ठीक है। तो इच इच आदि में होना चाहिए, इच इच प्रत्याहार आदि में होना चाहिए। ऐसा धातु होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? गुरुमान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? गुरुमान। गुरुमान मतलब कि गुरु संज्ञा होनी चाहिए उसकी। क्या होनी चाहिए उसकी? गुरु संज्ञा होनी चाहिए। अब गुरु संज्ञा कैसे होती है थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। तो कहते हैं संयोग से होती है गुरु संज्ञा। संयोगे गुरु जी, संयोगी गुरु होती है। और दीर्घ में भी होती है। आ का आ हुआ, ई का ई हुआ, तो इस तरह दो तो हैं। या तो दीर्घ होना चाहिए जी, या तो संयोग होना चाहिए, या संयोग, या तो अगर छोटा है दीर्घ नहीं है तो उसके बाद में संयोग होना चाहिए। तो फिर ये जो ई है ये आपका छोटा ना होकर के क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अनुस्वार से भी होती है, अनुस्वार और विसर्ग से भी गुरु होती है संज्ञा। अनुस्वार और विसर्ग से गुरु होते हैं। ये अनुस्वार लगता है और विसर्ग, ये छंद शास्त्र में इस तरह का नहीं, वो प्रयोग हम करते हैं कि अनुस्वार विसर्ग पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं, ठीक है। वेद में भी हम ऐसा करते हैं, और वो अलग विषय, ठीक है महोदय। ठीक ठीक है, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से दो ही मानेंगे। जी जी हाँ, इसलिए मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया कि आप कहाँ कौन सा सूत्र आ गया ऐसे। अब देखिए कि संयोग गुरु की धातु जो होनी चाहिए वो तो आपकी या तो इजादी होनी चाहिए अथवा गुरुमान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? या तो इजादी हो अथवा गुरुमान। तो देखिए ये जो ई धातु है मतलब ह्रस्वम लघु, क्या है? ह्रस्वम लघु। ये जो ई है आपका, ये ह्रस्व है कि नहीं ये बताइए? है। तो ह्रस्व है तो इसकी क्या होनी चाहिए? कौन सी संज्ञा होनी चाहिए इसकी? लघु। पर लेकिन कहते हैं कि यदि ह्रस्व है और उस ह्रस्व के बाद में संयोग है तो वो ह्रस्व लघु नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? गुरु हो जाएगा। गुरु हो जाएगा। इंक गुरु होगा। ये सारे गुरुमान तो धातु में ही, पर लेकिन कैसे गुरुमान में आपको ये समझा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। ये यहाँ पर संयोग होने के कारण ये गुरुमान हुई, ये भी संयोग होने के कारण गुरुमान है क्योंकि छोटी ई है, इसके बाद में बड़ा संयोग हो गया। ये भी क्या है आपकी? संयोग होने के कारण गुरुमान है, ये भी संयोग होने के कारण गुरुमान है। पर ये दीर्घ होने के कारण गुरुमान है। कैसी है? दीर्घ होने के कारण। अब देखिए ये जो ईक्ष धातु है
ये दीर्घ होने से भी गुरुमान है। किससे गुरुमान होगी ये? दीर्घ होने से, ठीक है ना। ईंख धातु जो पहले से दीर्घ हो, अगर दीर्घ है तो वो सीधा गुरुमान है, अगर दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, तो संयोग देखना है हमको। तो इन सभी धातुओं में, पूरे व्याकरण में हमारी केवल इतनी धातु ही है ऐसी जो इजादी भी है और गुरुमान भी है। कितनी है? इजादी भी है और गुरुमान भी है, ठीक है महोदय। अब देखिए इसका कह रहे हैं कि रिच्छ धातु भी इजादी और गुरुमान है कि नहीं है, बताइए। री आपका ह्रस्व है और उस ह्रस्व के बाद में च और छ का संयोग है, तो संयोग गुरु से रिच्छ धातु भी आपकी गुरुमान होनी चाहिए। तो गुरुमान होने चाहिए, पर इससे कह दिया इन्होंने अनरिच्छ। क्या कहा है? अनरिच्छ, अर्थात रिच्छ धातु को छोड़ करके। तो क्या अर्थ बना? रिच्छ धातु को छोड़ करके जितनी भी इजादी गुरुमान धातु है, इजादी भी होनी चाहिए और गुरुमान भी होनी चाहिए। तो ऐसी सभी धातुओं को क्या होता है, उन सभी धातुओं से लिट लकार के प्रत्ययों के परिवर्तन पर उनसे आम होता है। क्या होता है? आम होता है। आम होता है, ठीक है ना। इतना समझिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं अभी केवल, ठीक है ना। इसके बाद एक चर्चा करते हैं, वो सभी को सुनने लायक चर्चा। देखिए यहाँ तक करवाया हमने इजादे। इसके बाद अगली कक्षा में दया या सच्चा से प्रारंभ करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा विभक्ति के पीछे पढ़ते हैं। थोड़ा विभक्ति का क्या होता है कि हमको थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ इस पे करता हूँ। विभक्ति को हमें थोड़ा समझ में नहीं आता महोदय, थोड़ा अगर 10-5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो। तो राम के रूप होंगे हमको याद, अगर हमारा शब्द अकारांत है। कैसा है? अकारांत। तो राम की तरह चलेगा, ठीक है। इकारांत है तो हरि की तरह चलेगा। उकारांत है तो गुरु की तरह चलेगा। ठीक है। ऋकारांत है तो किसकी तरह चलेगा? पितृ की तरह से चलेगा, ठीक है। या फिर और भी जैसे शब्द धातु, धातु, श्रोत्रु, तो इस प्रकार चलेगा, पितृ की तरह चलेगा। और क्या बचा हमारा? आकारांत, रमा। आकारांत होगा तो रमा की तरह चलेगा। ईकारांत होगा तो नदी की तरह चलेगा। उकारांत तो होने पर तो किसकी तरह चलेगा? गुरु हो गया, गुरु तो ह्रस्व है। धेनु, 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 धेनु की तरह चलेगा। और रस्वी ई मती। तो अगर नद मतलब वो हो गया, वैसे ज्यादा मती का इतना देखा नहीं जाता, हरि का ही देखा जाता है, ठीक है ना। तो धेनु का होगा, धेनु की तरह चलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये शब्द आपको याद होंगे तो आप पता लगा पाएंगे विभक्ति में ये शब्द है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये याद होंगे। अगर कोई बोले कि इनको बिना याद करे हम विभक्ति में पहचान सकते हैं क्या, तो कोई चांस ही नहीं है। इनको याद करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। समझ में आया महोदय? ये तो हो गया वैसी धातुओं के लिए, स्वर के लिए सामान्य तौर पे। अब देखिए, अब हम समझते हैं उनके लिए, किसके लिए? हमारी हलंत धातुओं के लिए। हम अटकते कि नहीं अटकते हैं? तो हम हलंत धातुओं में मैं आपको 90% आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं 2 मिनट लिख देता हूं सब कुछ आपको। माता जी कहते हैं व्याकरण में 99.9% नहीं होता है, 100% होता है। तो 100% सिखाना है। मतलब अभी मतलब क्या है कि 100% सिखा दूंगा, पर कुछ सूत्र आपने जो नहीं, जो ऐसे है ना महोदय, कुछ सूत्र जो आपको अभी पढ़े नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा पढ़ लिया। अगर मैं कह दूंगा आपने पूरा पढ़ लिया तो आप फिर प्रश्न करने लगेंगे, टेढ़े मेढ़े प्रश्न। तो मुझे अपना भी तो बचाव करना है कि आप टेढ़े मेढ़े प्रश्न ना करें।
अस्तु अस्तु कोऽपि न वार्ता। ठीक है। क्या अब ngasiभ्याम जस ये आपके प्रत्यय हो गए, ये आपके सुप्रत्यय हैं जो विभक्ति बनाना सिखाते हैं, ठीक है। पहले वाले जो मैंने लिखे हैं ये आपका मतलब जब धातु आती मतलब प्रत्यय आता है, और दूसरे वाले क्या हैं जब हम उनमें इत संज्ञा कर देते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से समझिएगा। आपका ये आपको जो समझा रहा हूं मैं हलंत को समझा रहा हूं। जैसे आपके प्रत्याहार सारे हलंत होते कि नहीं होते? प्रत्याहार आपके सारे हलंत होते हैं, तो उन प्रत्याहारों में हम विभक्ति लगा करके रूप कैसे बना सकें ये समझना है हमको। हम प्रत्याहार लेंगे कौन सा लेते हैं हम, कौन सा प्रत्याहार लें? अच ले लीजिए, अच ले लीजिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारा मेन प्रातिपदिक क्या है? अच है। उसको प्रातिपदिक बनने की प्रक्रिया होगी, पर वो हमें नहीं सीखनी है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? हमें अच प्रातिपदिक मिला, केवल बोला प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक मान लिया। अब इसके बाद में सु आया, सु में क्या हुआ? इत संज्ञा करने के बाद स बचा, तो अच प्लस स। एक सूत्र मैंने आपको बताया, पढ़ाया भी है, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हलंग्याभ्यो, हलंग मतलब हलंत धातु, हलंत होना चाहिए, क्या समझिए? धातु नहीं, उसमें धातु वातु कुछ नहीं बोला है, बोला है हलंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हलंत। और उस हलंत के बाद में सु के सकार का और ती लंग लकार के ती और सी के ता और सा को क्या होता है? लोप होता है। तो हम लोग धातु में तो ता और सा का करते हैं, और इस सुबंत में कहाँ करेगा? यदि हमारी धातु हलंत हो, मतलब हमारा प्रातिपदिक हलंत होगा या कोई भी हमारा शब्द हलंत होता है, तो उसके बाद में सा का क्या होता है? हम लोप करते हैं। क्या करते हैं? लोप। तो आपके किसी भी प्रत्याहार के बाद में कोई भी प्रत्याहार होगा या फिर कोई भी आपका ऐसा शब्द होगा जो हलंत होगा, उसके बाद में सु का हमेशा लोप हो जाएगा। तो जैसा वो प्रत्याहार है वैसा का वैसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इको एनर्जी सूत्र है, मैं आपको पढ़ाया था। तो इक में षष्ठी होती है, यण में प्रथमा होती है और अचि में सप्तमी होती है। मैंने ये क्यों बोला कि यण में प्रथमा है? क्योंकि यण था वो ऐसे आया यण, और यण के बाद में जो सु आया उस सु का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो केवल यण ही बचता है। इसलिए हमको देखने पे लगता है यार ये तो यण है केवल, पर वो यण नहीं है, वो प्रथमा विभक्ति का यण है। किसका विभक्ति का यण है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन का यण है। क्लियर हुआ आप सभी को? ऐसे ही अच, अच, इक, उक, जितने भी प्रत्याहार होंगे वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि सु का लोप हो जाएगा। क्लियर? दूसरा औ, ये तो हल हो गया आपका, च और न हल है कि नहीं है? और औ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हल में और अच में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जोड़ना है केवल। तो अच प्लस औ, अच्छा क्या बनेगा? जोड़ देना केवल। जस है, जस में इत संज्ञा में क्या बचता है? अस बचता है। और सॉरी, अस को भी हम क्या कर देंगे? अह।
क्योंकि विसर्ग हो जाएगा सा को भी आगे चल के। तो अब अच आया, अच प्लस अह क्या बनेगा महोदय? अच्छा हा बनेगा। समझ में आया आपको क्या बनेगा? अच्छा अच प्लस अम, अच प्लस औ, अच प्लस आह, अच्छा अच प्लस आ, अच्छा, अच प्लस भ्याम, अजभ्याम अच भ्याम, अग्भ्याम बन जाएगा फिर आगे चलते हुए, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आपको? अग्भ्याम बन जाएगा तो वो अलग चीज है वो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझिएगा बस। भ्याम में इतना कंफ्यूजन हो जाएगा भ्याम में कि भ्याम में क्या बने, ठीक है? अगर अण यण करेंगे तो यण भ्याम बनेगा, यण में तो दिक्कत नहीं आएगी। पर यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो भ्याम, भिस, भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस और सु, इन 7 प्रत्यय के परे होने पर जो पहले वाला शब्द हो जो होगा वो बिना प्रत्यय के लगा के ही पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा महोदय? पद बन जाए। अगर ये अच पद बन गया तो देखिए ये अच पद बन गया तो इसको पद बन गया तो इसमें झलाम सुनते लगेगा कि नहीं लगेगा? झलाम सुनते लगने लगेगा। और दूसरा कैसे, जो सूत्र है आपका चौकू, वो चवर को कवर करता है कि नहीं करता है झल के पर होने पर? तो झल पर में मिल रहा है, झस झस पर में मिल रहा है, एक मिनट, चौकू झल पर, हाँ झल पर में मिल रहा है झल, तो कर देगा। इसलिए वहां पर थोड़ी और प्रक्रिया होकर अग्भ्याम बनेगा, अग्भ्याम। तो थोड़ा इसमें ये जो भ्याम भेस भ्याम भेस भ्याम भेस, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगा, ये हमें इतना उपयोग भी नहीं पड़ता है इतना, ये में ज्यादातर प्रथमा व्यक्ति वाले प्रयोग करते हैं। तो अच प्लस भ्याम अग्भ्याम, अग्भी कुछ नहीं है, अच है, चाको क्या कर देंगे हम, चौकू से का कर देंगे और उस का को झलाम जो सुनते से क्या कर देंगे, गा कर देंगे। अग्भ्याम अग्भी, अग्भ्याम अग्भ्यः, अग्भ्याम अग्भ्यः, ठीक है, क्लियर हुआ? अब आया अच प्लस ए आया, क्या है महोदय? अच्छे, अच्छे बनेगा। अच प्लस अह, अच्छा, इकह, इक प्लस अह, अकह सवर्ण दीर्घ में अकह आया है कि नहीं आया है? यस और उस अकह सवर्ण दीर्घ में जो विसर्ग है, मतलब अकह जो है हम कहते हैं पंचमी का एक वचन है, किसका है? कैसे है? इस कारण है क्योंकि अक प्रत्याहार है हमारा और उसमें पंचमी में क्या आता है, नसी आता है, और उसकी जगह पे क्या बचता है, अस बनता है। क्या बनता है? आह। तो अक प्लस आह क्या बनेगा महोदय, किशोर महोदय? अच्छा अकह, और सॉरी अच प्लस आह अचाह और अक प्लस आह अकह, ठीक है। और इको यणची में इक आया था, इक, तो इक में हम लोग कहते हैं इक में षष्ठी विभक्ति है, तो शब्द क्या होता है, इकहा मेन होता है, मेन शब्द क्या होता है, इकहा। तो हमने ये क्यों कहते हैं मेन, इसमें षष्ठी विभक्ति है, कैसे पता लगा? कि इसमें जो अच है ना, अस दिख रहा है आपको, अस इसमें एक में जो अस है वो षष्ठी विभक्ति में अस है। किसमें अस है? षष्ठी विभक्ति का। अभी और चीज हो सकती है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप लोग कि हम ये कैसे समझे कि ये इसका अस है कि इसका अस है कि इसका अस है, जस और शस का, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है ना, ऊपर भी हाँ, पर लेकिन उसको 4 जगह आ रहा है। उसको भी क्लियर करवाऊंगा मैं, एक दिन उसको भी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या है कि चर्चा करने के लिए मेरे को आपके साथ समय चाहिए, तो जब तक तो समय मिलेगा तो करेंगे। तो अब देखिए इकहा बना, तो इक में अस आहा जुड़ता है, इकहा बनता है, तो शब्द क्या हुआ, आपको पता लगा कि इकहा, इसलिए इक में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। पंचमी विभक्ति की क्यों नहीं समझे और ये सब क्यों नहीं समझे वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ओस में, अब अच में ओस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अचोहो, अच प्लस आम, चाम, कहीं पर आया है अचाम, कहीं पर आया क्या? चलिए झल प्लस आम आया कहीं पर?
नहीं नहीं लाम आता है। चलिए झल प्लस वो तो अरणाम तो जलाम चशी में आता है। जलाम जलाम आता है, जलाम जशोन्ते जलाम। बिल्कुल झलाम जशोन्ते। तो झल प्लस आम आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? तो झल में आम प्रत्यय लगे होने के कारण हमको पता लगा कि यहाँ पर झलाम मतलब षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय लगकर बना है, इसलिए यहाँ पर जो झलाम में षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, मैंने आपको कहा था, हम जब स्टार्टिंग में, जब हम नए नए बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ रहे थे, हम लोग जब स्टार्टिंग में मिले थे, तब ई मैंने पढ़ाया था आपको, दंश संज संजाम शपी ओतः शनि समामष्टानाम दीर्घा शनि शिति स्थिवु क्लमु चमाम शिति पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? मैं हर जगह कहता था कि शपी है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, शिति है मतलब मेन क्या है शित, और उसमें सप्तमी विभक्ति है शिति। ऐसे ही शनि, तो सप्तमी के एक वचन में ई आता है। सप्तमी के एक वचन में क्या आता है महोदय? ई। जब वो आपके उस हलंत शब्द में जुड़ जाएगा तो अर्थ बताइए कुछ होगा? ई जुड़ेगा, केवल ई जुड़ेगा। ठीक है, और ई जुड़ेगा तो आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए? ये शप प्लस ई शपी। अब सब मैंने ये बता दी, सप्तमी का मतलब क्या होता है? बाद में होने पर। तो आपको अर्थ निकला कि नहीं निकला? शप बाद में होने पर, अच्छी शपी, अच्छी इको यणची। ठीक है, हली पीती। आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आपको? इति नहीं होगा, इति वाला इति अव्यय है न पीती पीती पिति। हाँ पिति, पिति कहते नहीं कहते? पिति, पित शब्द था हमारा, पित, तो पित प्लस ई पिति कहते थे, पिति सार धातु के। तो इस कारण से हमने ये समझा ओस लग जाएगा, तो यदि हलंत शब्द है ओस लग जाएगा, वो हो गया। सु लग जाएगा कि अक्सु बनेगा, अक्सु यणसु इक्षु। ठीक है ना, तो ये क्या है? सु का इतना प्रयोग नहीं करते, इसका भी इसका इतना प्रयोग नहीं होता, इनका इतना प्रयोग नहीं होता, इनका भी इतना प्रयोग नहीं होता। होता है प्रयोग, कभी कभी होता है इनका। ठीक है, इनका क्यों नहीं होता, मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा, मैं आपको कैसे कैसे समझना है। आप ये बताइए, आपको हलंत में जोड़ना आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, जोड़ना है बस। आपको प्रत्यय ध्यान होना चाहिए कि क्या प्रत्यय होता है और बचता क्या है। तो जब आप ध्यान हमेशा रखिएगा कि पंचमी और षष्ठी में एक वचन में आहा बचता है। क्या बचता है? आहा। सप्तमी के एक वचन में ई आता है। जो मेन है वो बता रहा हूं, ये मेन है आपका, ये भी मेन है आपका। ठीक है, ये आम, षष्ठी के बहुवचन में आम आता है। और कोई ऐसा हो जिसमें सीधा सु ना दिख रहा हो, सीधा प्रत्यय ऐसे दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें प्रथमा एक वचन होगा, तभी तो उसका लोप हो गया। अगर कहेंगे हम कि हम क्यों माने कि प्रथमा एक वचन है इसमें, हम तो इसमें विभक्ति लगाएंगे ही नहीं। और क्या, अगर विभक्ति लगाओगे ही नहीं तो पद नहीं बनेगा, और पद नहीं बनेगा तो प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो पद बनाने की तुमको लगाना पड़ेगा, और लगाओगे तो सुई लगा, तो केवल एक ऐसा प्रत्यय ही, सुई एक ऐसा प्रत्यय है जिसके लगने के बाद भी आपका यण का यण ही रहे, यण का यण ही दिखे। वरना यण में लगाओगे भ्याम तो यण भ्याम बन जाएगा, है ना। सुई एक ऐसा है जो यण लगाने पर यण का यण ही दिखता है। क्लियर हुआ महोदय? ठीक है सर, मैं बोल दूंगा उसको कि मेरे को 90 से मतलब है, बाकी जो हुआ वो तेरा। आप लोग समझ में आया होगा? ठीक है, काफी आज की कक्षा यहीं तक रखते थे। ठीक है, इसको थोड़ा फिर से